ऑडियो बुक वांग्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 74। वेशभूषा की मनोवैज्ञानिक कसौटी। एक दो नहीं, संपूर्ण 6 वर्ष तक उसने पार्कों, थिएटरों, छविगृहों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों के चक्कर काटे। एक नहीं, हजारों फोटोग्राफ लिए और जिसके फोटोग्राफ लिए उनके व्यक्तिगत जीवन का परिचय और अध्ययन किया। सोचते होंगे कोई व्यर्थ के कामों में समय गंवाने वाला फक्कड़, पर नहीं। वह है लंदन के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक श्री नैक हेराल्ड, जिन्होंने इतने वर्ष के अध्ययन से महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकाला कि वेशभूषा का मनुष्य के चरित्र, स्वभाव, शील और सदाचार से गहनतम संबंध है। पुरुषों की तरह की वेशभूषा धारण करने वाली नव युवतियों का मानसिक चित्रण और उनके व्यवहार की जानकारी देते हुए श्री हेराल्ड लिखते हैं, ऐसी युवतियों की चाल ढाल, बोलचाल, उठने बैठने के तौर तरीकों में भी पुरुष के से लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वे अपने आप को पुरुष सा अनुभव करती हैं, जिससे उनके लज्जा आदि नारी सुलभ गुणों का ह्रास होने लगता है। स्त्री जब स्त्री न रहकर पुरुष बनने लगती हैं, तब वह न केवल पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ हो जाती हैं, वरन उसके वैयक्तिक जीवन की शुद्धता भी धूमिल पड़ने लगती है। पाश्चात्य देशों में दाम्पत्य जीवन में उग्र होता हुआ अविश्वास उसी का एक दुष्परिणाम है। श्री हेराल्ड ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय आचार्यों ने वेशभूषा के जो नियम और आचार बनाए, वह केवल भौगोलिक अनुकूलता ही प्रदान नहीं करते, वरन स्त्री पुरुषों की शारीरिक बनावट का दर्शक पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस सूक्ष्म विज्ञान को दृष्टि में रखकर भी बनाए गए हैं। वेशभूषा का मनोविज्ञान के साथ इतना बढ़िया सामंजस्य न तो विश्व के किसी देश में हुआ, न किसी संस्कृति में। यह भारतीय आचार्यों की मानवीय प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन का परिणाम था। आज पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में सर्वाधिक भारतीय पोशाक, साड़ी का तो विशेष रूप से आकर्षण और प्रचलन बढ़ रहा है। इसी और अपने देश के नवयुवक और नवयुवतियां विदेशी और सिनेमा टाइप वेशभूषा अपनाती चली आ रही हैं। यह न केवल अंधानुकरण की मूढ़ता है, वरन अपनी बौद्धिक, मानसिक एवं आत्मिक कमजोरी का ही परिचायक है। यदि इसे रोका न गया और लोगों ने पैंट, कोट, शूट, बूट, हैट, स्कर्ट, चुस्त पतलून, सलवार आदि भद्दे और भौंडे परिधान न छोड़े, तो और देशों की तरह भारतीयों का चारित्रिक पतन भी निश्चित ही है। श्री हेराल्ड लिखते हैं,
कि सामाजिक विशेषताओं को इस संबंध में अभी विचार करना चाहिए, अन्यथा वह दिन अधिक दूर नहीं जब पानी सिर से गुजर जाएगा। भारतीय दर्शन में आत्म कल्याण के लिए बहुत उपाय है, सैकड़ों योग साधनाएं हैं। वैसे ही लोक कल्याण के लिए भी अनेक परंपराएं, मान्यताएं और आचार विचार प्रतिस्थापित किए गए हैं। उन सब का उद्देश्य जीवन को सशक्त और संस्कारवान बनाना रहा है। अब तो परंपराएं विकृत हो चुकी हैं, उनमें वेशभूषा की कम चिंताजनक नहीं, हमें अनुभव करके ही नहीं, इस मनोवैज्ञानिक खोज से भी सीखना चाहिए कि अपनी वेशभूषा ओछापन नहीं, बड़प्पन का ही प्रतीक है। हाँ, काले अंग्रेज और काली मैम बनना हो तब तो कुछ भी पहना और ओढ़ा जा सकता है। पार्ट 74 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 75। वैज्ञानिक कसौटी पर फेल, आधुनिक फैशन। साइंस डाइजेस्ट के लेख 1 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर लीडा अलेन लिखते हैं, मुझे बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ जब मैंने त्वचा रोग की चिकित्सा के आंकड़ों पर दृष्टि दौड़ाते हुए पाया कि वह अधिकांश किशोरों तथा युवा युवतियों को ही अधिक मात्रा में हो रहे हैं। यह बिल्कुल उल्टी बात थी। इस विस्मय ने मुझे इस पर गंभीरता से जांच करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर एलन की जांच के निष्कर्ष फैशन की अंधी दौड़ दौड़ाने वालों को चौंका देने वाले हैं। उनका कहना है कि शरीर को छूती तंग पोशाकें पहनने के कारण किशोरों तथा युवक युवतियों के शरीर में रक्त, त्वचा, पपड़ीदार त्वचा, थाश, विंटर ईच तथा खुजली जैसे त्वचा रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि युवक युवतियों ने तंग पोशाकें पहननी न छोड़ी तो आगे त्वचा रोग एक भीषण समस्या बन सकता है। कुछ रोग तो असाध्य और वंशानुगत तक हो सकते हैं। वस्त्र पहनने में स्वच्छता, सफाई और कला का ध्यान रखा जाए, इसमें कुछ हानि नहीं, वरन यह एक प्रकार से आवश्यकता है, पर उसके साथ ही स्वास्थ्य सामाजिकता के विवेकपूर्ण पहलू भी उपेक्षित नहीं किए जाने चाहिए। वस्त्र पहनने का उद्देश्य जहाँ शरीर के उन अंगों को ढकना है जो लोगों की मनोवृत्ति दूषित कर सकते हैं, वहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन न हो, अर्थात मौसम का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता रहना चाहिए। जिन शरीरों में ताजी हवा का स्पर्श नहीं बना रहता, वे मौसम के थोड़े से भी परिवर्तन सहन नहीं कर पाते।
थोड़े से ही परिवर्तन से शरीर गड़बड़ करने लगता है। भारतीय वेशभूषा का निर्धारण इन बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ कला की दृष्टि से भी उच्च कोटि का है, किंतु आज का फैशन उसे नष्ट कर देने पर तुल गया है। अब जो तंग कपड़े पहने जाते हैं वह शरीर में इस तरह मढ़े होते हैं कि उनसे काम अंगों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है, लोगों में मनोविकार उत्पन्न होते हैं, साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर एलन का कहना है कि इन तंग कपड़ों के यांत्रिक दबाव और शरीर की रगड़ से ही त्वचा रोग पैदा होते हैं। यह पहलू ही कम चिंताजनक नहीं है। इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे अंग्रेज डॉक्टर लैंडन कॉर्टी ने भी फैशन शास्त्र पर खोज की और बताया कि मिनी स्कर्ट तथा दूसरे अस्वाभाविक वस्त्र पहनना न केवल शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है, वरन उसके कारण मस्तिष्क में घबराहट और स्नायुविक तनाव बढ़ता है, जो उभरती पीढ़ी के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। इससे किशोरों का बौद्धिक तथा भाव विकास रुकता है। उन्होंने बताया है कि मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों, ट्रेनों, बसों में एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ाकर बैठना पड़ता है। अधिक क्रॉसिंग के कारण एब्डक्टर पेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे कद छोटा हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही इस तरह की अस्वाभाविक पोशाक पहनने वालों का अपने ही ऊपर ध्यान बना रहता है और आगंतुक के प्रति उनमें घबराहट सी होती है, जो उनमें स्नायुविक दुर्बलता पैदा करती है। यदि नई पीढ़ी को इन दोषों से बचना है तो फैशन की बाढ़ को रोकना ही पड़ेगा। उसकी आज्ञा संस्कृति ही नहीं, विज्ञान भी नहीं देता। पार्ट 75 समाप्त।